हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे से होंगे। स्टूडेंट्स, हम क्लास 6 की साइंस बुक पढ़ रहे हैं, जिसका हमने 7th चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में। उसे हम आगे ही कंटिन्यू करेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने संधियों के प्रकार पर अतः संधियों के प्रकार से पढ़ेंगे आज हम। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। तो संधियों के प्रकार, हमारे शरीर में कई प्रकार की अस्थि संधियां पाई जाती हैं। इनका वर्णन नीचे दिया गया है। जैसे कंदुक खलिका संधि फर्स्टली है हमारी। यह संधि जिसमें एक अस्थि का गेंद नुमा सिरा दूसरी अस्थि के गुहिका यानी कि खोखले स्थान में घुसा रहता है। देखिए, ये गेंद नुमा है, ये खोखले स्थान में ऐसे धसा हुआ रहता है और कंदुक खलिका संधि कहलाती है। इस प्रकार की संधि से सभी दिशाओं में गति संभावित हो जाती है। फिर सेकंड आती है कोर संधि। यह संधि वहां पाई जाती है जहां एक संधि का उत्तल पृष्ठ दूसरी संधि के अवतल पृष्ठ में धंसा होता है और इससे एक ही सतह पर गति हो पाती है। घुटने तथा कोहनी की संधियां इस प्रकार की संधि के कुछ उदाहरण होते हैं। और कोर संधि अस्थिबंध संधि की ओर स्थित होती है। अचल संधि की बात कर लें अगर, तो अचल संधि क्या होती है? कलाई अथवा टखने की संधियों में अस्थियों के सिरे चपटे होते हैं और जो एक दूसरे के विपरीत गति कर सकते हैं और इस संधियों द्वारा आग्र और पीछे तथा अगल बगल में गति हो सकती है। कशेरुकियों में भी इसी प्रकार की संधियां पाई जाती हैं जिससे हल्की गति संभवतः हो पाती है और इस प्रकार की संधि अचल संधि कहलाती है। कलाई वाले भाग में पाई जाने वाली संधि अचल संधि ही कहलाती है, जैसे कि ये। फिर आता है आपका कब्जा संधि। ये संधियां वहां मिलती हैं जहां एक अस्थि दूसरी अस्थि के चारों ओर घूमती है और जिस प्रकार एक एटलस दंताभ के चारों ओर अपने अक्ष पर घूमता है और इसमें एक हड्डी का सिरा दूसरी हड्डी के चारों ओर कब्जे के समान गति करता है। तो वही प्रकोष्ठिका अस्थि का सिरा स्कंधास्थि के चारों चारों के चारों ओर इस प्रकार गति करता है जैसे हम हाथ की हथेली को अंदर अथवा बाहर की ओर घुमाते हैं। फलतः सिर का अगल बगल में गति करने में सहायता मिलती है और कब्जा संधि वही प्रकोष्ठिका एवं स्कंधास्थि के माध्यम से मध्य ही होती है। अब आता है पेशीय तंत्र। पेशीय तंत्र क्या होता है? 600 से अधिक कंकालीय पेशियां आपके कंकाल तथा अंगों को गति प्रदान करती हैं। 600 से ज्यादा कंकालीय पेशियां और आपके शरीर का तापमान बनाए रखती हैं तथा आपको सीधा रखती हैं और पेशी असंख्य तंतुओं के संयोजी ऊतकों के जुड़ने से बनती हैं। जब आप गति करते हैं तब पेशियां आपकी संधियों के चारों ओर संकुचित होती हैं। फलतः संधियां गति करने लगती हैं, जैसे कोहनी का मोड़ना। पेशियां अस्थियों से नसों द्वारा जुड़ी रहती हैं और मांसपेशियों में खिंचाव के कारण अस्थियों में गति हो पाती है और इन्हें धक्का नहीं दिया जा सकता। उदाहरण के लिए, जब आप अपना हाथ ऊपर अथवा नीचे करते हैं तब आपकी भुजा दो पेशियों द्विशिरस्क तथा त्रिशिरस्क द्वारा नियंत्रित होती है। जब आप अपना हाथ ऊपर उठाना चाहते हैं तब आपके आगे की ओर संकुचित होती हैं और अर्थात वे भुजा को ऊपर उठाने के लिए छोटी तथा मोटी हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पाते हैं प्रगंडिका और ये सीधा है। तो ये अग्र भुजा होती है, ये स्कंधास्थि होती है, ये नसें होती हैं इसमें, ये प्रगंडिका है और इधर आपको त्रिशस्क दिखा हुआ है। भुजा को नीचे करने के लिए आप त्रिशिरस्क पीछे की ओर सिकुड़ती है तथा नीचे की ओर खिंचती है। अब आता है जंतुओं की गति। जंतुओं की गति किस प्रकार होती है? सभी सजीव प्राणी गति करते हैं और जीव के संपूर्ण आकार में अथवा इसके कुछ भागों में गति हो सकती है। एक प्राणी का शारीरिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही गति कहलाता है। चलने में, दौड़ने में, तैरने में तथा उड़ने में संपूर्ण शरीर गतिमान अवस्था में होता है और गति मनुष्य अथवा जंतु की सहायता करता है।
प्रतिकूल स्थान से अनुकूल स्थान पर जाने में, भोजन तथा आवास ढूंढने में, अन्य जंतुओं से बचाव करने में, प्रजनन के लिए उचित स्थान ढूंढने में, किसी वस्तु का अपने अक्ष के चारों ओर गतिशील होकर स्थिति में परिवर्तन करना ही गति कहलाता है। जैसे विभिन्न वस्तुओं में गति तथा चाल के विभिन्न प्रकार की होती हैं। एक कोशिकीय जंतु बहुकोशिकीय जंतु की ओर अपेक्षा भिन्न प्रकार से गति करता है। अमीबा होता है, अमीबा कूटपाद की सहायता से गति करता है। ये जो कूटपाद होते हैं, ये जीव द्रव्य की अधिवृद्धि के कारण ही होते हैं, जो गति की दिशा में बनते हैं। ये वृद्धि अमीबा को भोजन ग्रहण करने में सहायता प्रदान करते हैं। और एक अन्य एक कोशिकीय जीव यूग्लिना, देखिए लंबी धागे के समान संरचना पक्षाभिका की सहायता से गति करता है। इसी प्रकार अन्य एक कोशिकीय जीव पैरामीशियम होता है एक, तो वो रोम समान संरचना वक्षाभ की सहायता से गति करता है। कशेरुक दंड की उपस्थिति के आधार पर जंतुओं को दो मुख्य समूहों में बांटा गया है। वे जंतु जिनके शरीर में कशेरुक दंड पाया जाता है उन्हें कशेरुकी समूह में रखा गया है, जबकि वे जंतु जिनके शरीर में कशेरुक दंड उपस्थिति होता है उन्हें अकशेरुकी समूह में रखा गया है। कशेरुकी में गति कंकाल तंत्र के पेशियों के साथ जुड़े होने से संभवतः हो पाती है। पेशी संकुचन से एक बल उत्पन्न होता है जो कंकाल में अस्थियों की गति में उपयोग में लाई जाती है। के परिणाम स्वरूप गति हो पाती है। अकशेरुकियों के शरीर में कंकाल नहीं होता, परंतु कुछ जंतुओं में उनकी गति तथा चालन के लिए मांसपेशियां होती हैं। हाइड्रा में दो संकुचनशील कोशिकाएं पाई जाती हैं और इन कोशिकाओं की क्रिया से कोशिका भित्ति देह गुहा के साथ गति करती है और इन कोशिकाओं में संकुचन तथा शिथिलन द्वारा इनका शरीर क्रमशः छोटा तथा लंबाई में बढ़ता है। परिणाम स्वरूप हाइड्रा का शरीर लंबाई में वृद्धि करता है, फिर छोटा होता है, फंदा बनाता है तथा फिर आगे बढ़कर इसी प्रकार गति करता है। एनिलिडा जैसे केचुआ तथा जोंक में गति पेशी जंतु की उपस्थिति के कारण ही संभव हो पाती है और इनमें पेशी तंतु संपूर्ण लंबाई में तथा साथ ही शरीर के चारों ओर गोलाकार रूप में पाए जाते हैं। पेशीय गति के कारण गति की जो दिशा में रुधिर प्रवाहित होता है और जिससे जंतु में गति हो पाती है। जैसे जोंक की गति देखिए पहले कैसा होता है, फिर इसका आकार बढ़ता हुआ रहता है। पेशीय गति इस प्रकार होती है। केकड़े तथा कीट जैसे जंतुओं के शरीर में बाह्य कंकाल पाया जाता है, जिसमें खोखली नलिकाएं तथा चपटी प्लेट्स होती हैं और शरीर के अंदर की मांसपेशियां इस बाह्य कंकाल से जुड़ी होती हैं, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। अधिकांश कीटों में उनके शरीर से जुड़े पंख होते हैं। बाह्य कंकाल से जुड़ी पेशियां पंखों की गति को नियंत्रित करती हैं, जैसे तितली में। मछली, स्तनधारी छिपकलियां, पक्षी, मेंढक आदि कशेरुकी होते हैं और इनके शरीर में उपस्थित से बना अंतः कंकाल पाया जाता है और इनके शरीर में पेशी तंत्र पाया जाता है, जिसकी सहायता से अस्थियों में गति होती है। मछली जल में रहती है तथा पंख व पूंछ की सहायता से तैरती है। मेंढक जैसे उभयचारी जल तथा थल दोनों पर रह सकते हैं और इनके पश्चात में जाल होता है और जो तैरने में इनको सहायता होती है और पक्षी वायु में उड़ सकते हैं तथा साथ ही पृथ्वी पर चल भी सकते हैं और इनके अग्रपाद उड़ने के लिए सुविकसित होते हैं। ये था स्टूडेंट्स आपका 7 चैप्टर, यहीं पर एंड होता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम 8 चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।